इसके पीछे क्या था? इज इट ओनली अ मैटर ऑफ चॉइस? कल अगर बहनें कहें हमारी, आई वॉन्ट टू हैव ट्रिपल तलाक, आई वॉन्ट टू लिव विद 4 wives, I have no problem living with the 4 wives of my husband. वो ठीक है, उसकी राइट हो सकती है, पर क्या ये समाज के लिए और राष्ट्र के लिए ठीक है? क्या हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो एब्सोल्यूट है? और हमारे फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट है, तो दूसरे की फंडामेंटल राइट्स का क्या? क्या ये रिलेटिव नहीं है? क्या स्टेट को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है? ये सारे इश्यूज हैं जो आज हमारे सामने हैं। ये सभी इश्यूज हैं जो कर्नाटका हाई कोर्ट डील कर रहा है। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि सितंबर अक्टूबर 2021 में एक एक्सट्रीमिस्ट टेरर ऑर्गेनाइजेशन है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई, उसका एक स्टूडेंट विंग है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। वो कर्नाटका के कुछ कॉलेजेस में, उडुपी के कुछ कॉलेजेस में मेंबरशिप ड्राइव करता है, वहां काउंसलिंग करता है, स्टूडेंट्स से बातचीत करता है, उनका ब्रेन वॉश करता है। ये जो ब्रेन वॉश होता है, तो दिसंबर जनवरी 2022 में 6 लड़कियां आती हैं, पूरा हिजाब पहन के आती हैं। वो कहती है हम तो क्लास में बैठेंगे और हिजाब में ही बैठेंगे। तो स्कूल के लोग कहते हैं, यानी 10th 11th के जो प्री यूनिवर्सिटी है, प्री स्कूल है, प्री कॉलेज है, यहाँ के प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि आप हमेशा बिना हिजाब के ही क्लास में बैठते रहे, आज सडनली क्या हो गया है? आज तक आप ड्रेस में ही आते रहे हो, अभी भी ड्रेस में आओ, ये ड्रेस सबके लिए है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। आप जो स्कूल ड्रेस है उसमें आइए, उसमें क्लास में बैठिए, एजुकेशन लीजिए। लेकिन वो तो बवाल के मूड में थे, वो बाहर बैठ जाते हैं, प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। वो प्रोटेस्ट करते हैं ऐसे ही जहां जहां पीएफआई ने अपने फन फैलाया था, कई सारे कॉलेजेस में उसी समय प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। यानी विदाउट हिजाब वी विल नॉट एंटर द क्लासरूम, ऐसा हो जाता है। उडुपी गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल का बयान आता है, रुद्र गौड़ा जी का, 35 साल के। वो कहते हैं कि 35 साल से स्कूल में, क्लास में कोई हिजाब नहीं था, हर कोई ड्रेस पहन के आता था। आज सडनली क्या हो गया है यहाँ पर? लेकिन हमने तो धरना करना है, हमने तो प्रदर्शन करना है। और आप देखिए रातों रात वहां पर पिटिशंस तैयार हो जाती हैं, हजार पेज की पिटिशंस तैयार हो जाती हैं, उसकी फोटोकॉपीज हो जाती हैं, ड्राफ्टिंग वाले वकील आ जाते हैं, सीनियर एडवोकेट खड़े हो जाते हैं, और कोर्ट में कांग्रेस पार्टी के सीनियर एडवोकेट खड़े होकर कहते हैं राइट टू वेयर हिजाब इज आवर फंडामेंटल राइट, राइट टू वेयर हिजाब is essential and integral to our religion। कर्नाटका हाई कोर्ट सुनता है और कर्नाटका हाई कोर्ट कहता है कि ठीक है, हम देखते हैं, हम हियरिंग करेंगे। कर्नाटका हाई कोर्ट के सिंगल जज इसको 3 जजेस को सौंपते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाते हैं कि मैं अकेले नहीं कर सकता, आप 3 जजेस, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, वो इस मुद्दे को सुनेंगे। और मुद्दा क्या है? मुद्दा 2 लाइन का है, क्या लड़कियों को हिजाब पहनना फंडामेंटल राइट है? पहला। और जो फंडामेंटल राइट होता है आर्टिकल 25 का, क्या उसमें ये इसेंशियल और इंटीग्रल राइट है? यानी हिजाब नहीं पहनेंगी तो इनके धर्म का ये कोर फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इनका धर्म बदल जाएगा, इनके लिए कंपल्सरी है, मैंडेटरी हिजाब पहना, क्या ऐसा है या नहीं है? ये 2 बातें कर्नाटका हाई कोर्ट के सामने है। अब मैं अगर शुरू करती हूं अपनी बात कानून से और संविधान से, तो 1947 में भारत का पार्टीशन हुआ, मजहब के आधार पर हुआ। जिनको शरिया चाहिए था वो पाकिस्तान चले गए, जिनको शरिया चाहिए था वो बांग्लादेश चले गए, जो भारत में सभी रह गए। उन्होंने कहा भारत संविधान से चलेगा, और भारत संविधान से चलेगा तो भारत में जो प्रियम्बल लिखा गया संविधान का, वो था We the people of India give to ourselves this constitution। यानी हम भारत के लोग, ये नहीं लिखा था हम मुसलमान अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं, हम हिंदू अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं, हम क्रिश्चियन अपने आप को नहीं, सब की सब बातें गौण हो गई, हमारी एक आइडेंटिटी बन गई भारतीय। We the people of India,
हम भारत के लोग, यानी कोई भेदभाव कास्ट के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी एक आइडेंटिटी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम अपने आप को ये संविधान देते हैं, और ये संविधान कैसा, इट्स ब्यूटीफुल संविधान है। हम अपने आप को इक्वालिटी देते हैं, हम अपने आप को लिबर्टी देते हैं, इंडिपेंडेंस, हम अपने आप को बंधुत्व देते हैं, हम अपने आप को डिग्निफाइड लाइफ देते हैं, और ये सभी को देते हैं। केवल हिंदू महिला को मिलेगा ऐसा नहीं है, केवल मुस्लिम महिला को मिलेगा ऐसा नहीं है। हम भारत के लोग, भारत के सभी लोगों को ऐसा संविधान देते हैं जहां पर सम्मान हो, बराबरी हो, समानता हो, और स्वतंत्रता हो, और बंधुत्व। ये हमारा प्रियम्बल कहता है। फिर आता है हमारा जो त्रिशूल है, जो गोल्डन 3 प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। आर्टिकल 14 वो कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सभी बराबर हैं, लिंग, धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। आर्टिकल 19 कहता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी सभी को यहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हाँ, जो सरकार है, स्टेट है, वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। कैसे लगा सकती है? आप देश की सिक्योरिटी के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप देश की संप्रभुता के खिलाफ नहीं बोल सकते, इंटेग्रिटी के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, डिसेंसी के खिलाफ नहीं बोल सकते, किसी को डिफेम नहीं कर सकते, और हिंसा नहीं भड़का सकते। अब तीसरा आता है जो विवाद की जड़ है, सो टू से, जबकि विवाद तो इस पर हो ही नहीं सकता। इनको कहो बॉयकॉट मत करो क्लासेस का, क्लास में बैठकर कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ लो, आर्टिकल 25 ही पढ़ लो, दोबारा हिजाब की बात ही नहीं करते। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 हमको ध्यान से सुनना चाहिए। आर्टिकल 25 कहता है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ and all other fundamental rights, all persons are equally entitled to freedom of conscience and right to freely profess, practice and propagate religion। यानी आपको धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है। हमें देखना पड़ेगा कि सार्वजनिक व्यवस्था खराब ना हो, पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता के खिलाफ ना हो, मोरालिटी, और समाज का स्वास्थ्य ना बिगड़े, हेल्थ, ये सब खराब नहीं हो, ये सब ठीक रहेगा, तभी आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। और साथ में जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी बराबरी, समानता, सम्मान, डिग्निटी, स्वतंत्रता, वो सब कुछ आपको मिल रहा है, तभी आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। ये सब बड़ी राइट्स है, धर्म की आजादी छोटी राइट है। या मैं धर्म यूज कर रही हूं, आप मजहब यूज कर लीजिए, वैसे हम पंथ यूज करते हैं, पर जस्ट टू कीप इट सिंपली मैं कह रही हूं कि धार्मिक आजादी, मजहब की आजादी भी कह सकते हैं। एब्सोल्यूट राइट नहीं है, मेरा धर्म का अधिकार है, मेरे मजहब का अधिकार है, मैं ट्रिपल तलाक बोल दूं, नहीं कर सकते। ये पब्लिक हेल्थ के अगेंस्ट में है, पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट में है, ये इक्वालिटी, लिबर्टी और डिग्निटी जो है मुस्लिम महिला के, उसके अगेंस्ट में है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। तो ये एब्सोल्यूट नहीं है। अब जो अगला झगड़ा आ रहा होगा, ठीक है, ये तो ठीक है, आप कह रहे हैं एब्सोल्यूट नहीं है जो हमारा आर्टिकल 25 है, पर स्टेट कैसे हस्तक्षेप कर रहा है? आर्टिकल 25 को पूरा पढ़ो। आर्टिकल 25 का ए कहता है स्टेट कैन मेक लॉज टू रेगुलेट एंड रेस्ट्रिक्ट any secular activity associate with the religious practice providing for social welfare। यानी जो स्टेट है, जो देश है, जो कानून है, देश और सरकार कोई भी जो सेक्युलर एक्टिविटी है जो आपके रिलीजन के साथ होती है, उसको रेगुलेट कर सकता है। आप स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है। आप पब्लिक प्लेसेस पे जा रहे हैं, वो रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है। आप कहीं पर इकट्ठे शादी ब्याह का मामला है, जहां पर अरेंजमेंट्स की बात है, वो रिलीजियस एक्टिविटी के साथ सेक्युलर एक्टिविटी है। आप अजान भी बोलते हैं तो लाउड स्पीकर यूज करते हैं, तो लाउड स्पीकर सेक्युलर एक्टिविटी है, अजान रिलीजियस एक्टिविटी है। सरकार कानून बना सकती है
आपकी जितने भी रिलीजियस एक्टिविटीज है उनके साथ बाकी एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए। अब कर्नाटका हाईकोर्ट क्या देखेगी? कर्नाटका हाईकोर्ट देखेगी कि क्या आर्टिकल 25 जो एब्सोल्यूट नहीं है, क्या आर्टिकल 25 जहां सरकार रेगुलेट कर सकती है इस राइट को, उसमें एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या है? एक क्वेश्चन होना पूरी हिजाब कंट्रोवर्सी में जो हाई कोर्ट देखेगी, बाद में सुप्रीम कोर्ट देखेगी, वो एक ही है कि क्या हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग है या नहीं? क्या हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग है? क्योंकि आर्टिकल 25 में केवल और केवल जो अभिन्न अंग होते हैं उन्हीं को प्रोटेक्शन मिलती है, बाकियों को नहीं मिलती। जैसे इस्लाम में नमाज उनका अभिन्न अंग हो सकता है, कुरान अभिन्न अंग है, रोजा रखना ये अभिन्न अंग है, पर लाउड स्पीकर से अजान बोलना अभिन्न अंग नहीं है। अजान हो सकता अभिन्न अंग, लाउड स्पीकर से बोलना वो अभिन्न अंग नहीं है। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में कहा है कि पर्दा या फुल बॉडी क्लोथ या हेड स्कार्फ ये इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है, इसीलिए ये रेगुलेट हो सकता है। अब कौन देखेगा कि अभिन्न अंग कौन सा है और जो अभिन्न अंग नहीं है वो कौन देखेगा? कोर्ट कहते हैं भैया हम देखेंगे, कोई कम्युनिटी नहीं देखेगी, तुम नहीं कहोगे तुम्हारा अभिन्न अंग है और क्या नहीं है, हम है ना, हम देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले हम हैं, हम देखेंगे, हम बताएंगे इस्लाम में, हिंदुइज्म में, क्रिश्चियनिटी में, सिखिज्म में क्या अभिन्न अंग है, क्या अभिन्न अंग नहीं है। कोर्ट आगे बताती है कि हाँ चौधरी हम हैं, हम बताएंगे, पर कैसे बताएंगे? हम दो बातें देखेंगे। हम देखेंगे एविडेंस क्या है रिकॉर्ड पर, यानी कुरान और बाकी हदीस और बाकी जो आपकी किताबें हैं वो क्या कहती हैं, आपके बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं, और आपकी जो पूरी कम्युनिटी है क्या इसको कंपल्सरी, मैंडेटरी, आवश्यक मानती है कि नहीं मानती है। ये दो बातें होंगी। तो कोर्ट क्या देखेगी? पहला, कुरान क्या कहती है हिजाब के बारे में, उनकी बाकी किताबें क्या कहती हैं, उनके कोर इस्लामिक प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं इसके ऊपर, और जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो क्या कहते हैं इसके ऊपर। तो जब हमने रिसर्च किया, कुरान तो इसके बारे में कुछ नहीं कहती। कुरान तो नहीं कहती जो प्रॉफिट मोहम्मद के घर पे थे सभी लोग, वो भी हिजाब इस्तेमाल नहीं करते थे। हिजाब तो शब्द ही नहीं है, अलग अलग शब्द होंगे, हिजाब शब्द नहीं है, बुर्का शब्द नहीं है। तो कुरान में नहीं कहा गया कि मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, अगर आप हिजाब नहीं पहनेंगे तो आप इस्लाम से बाहर हो जाएंगे, ऐसा कहीं नहीं कहा गया। दूसरा, जो कम्युनिटी है इस्लाम को मानने वाले, वो क्या मानते हैं? इतनी मुस्लिम कंट्रीज हैं, चाहे उज्बेकिस्तान है, अजरबैजान है या कॉन्गो में प्रैक्टिस करते हैं, इतनी मुस्लिम कंट्रीज हैं जिन्होंने हिजाब को बंद कर दिया है, रेगुलेट कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। और पूरी दुनिया में अगर मैं कंट्रीज गिनवाऊं जो लिबरल डेमोक्रेसीज हैं भारत की तरह, भारत शरिया से नहीं चलता, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, तो ऐसी जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज है मैं गिनवाऊं, वहां सब जगह जो फेस कवरिंग्स हैं वो बंद हैं। ऑस्ट्रिया में बैन है, डेनमार्क में हिजाब बैन है, फ्रांस में, बेल्जियम में, बुल्गारिया में, नेदरलैंड्स में, चाइना में, श्रीलंका में, स्विट्जरलैंड में, स्वीडन में, कॉन्गो में, इन सब जगह पर हिजाब बैन है, रेस्ट्रिक्टेड है, फाइन्स हैं। बहुत सी कंट्रीज में हिजाब पहनोगे फाइन भरना पड़ेगा, फेस कवर नहीं कर सकते। यानी किताब नहीं कहती कि हिजाब इसेंशियल पार्ट है, अभिन्न अंग है इस्लाम का। आपकी कम्युनिटीज जो पूरी दुनिया में फैली हुई हैं वहां वो नहीं कहती। इन सभी कंट्रीज में जो इस्लामिक महिला रहती है वो बिना हिजाब के रहती है, हिजाब पहनेगी तो इसके ऊपर फाइन लग जाएगा। वो बिना हिजाब के रहती तब भी इस्लाम का पालन करती है। तो इस्लाम का अभिन्न अंग हिजाब नहीं है। मैं एक स्टेप और आगे जाती हूं, क्योंकि ये जो है ये भारत का संविधान है, पढ़ना है तो पूरा पढ़ो, ये नहीं मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू। इसमें टीएमए पाई की जजमेंट है, टीएमए पाई फाउंडेशन की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। टीएमआई फाउंडेशन
वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। 11 जजेस की जजमेंट है और ये जजमेंट क्या कहती है? पर्दा और पर्दे के साथ ही गोशा होता है। तो पर्दा अगर ये इस्लाम का अभिन्न अंग है तो भी ये एब्सोल्यूट नहीं है आपकी राइट। पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक मोरालिटी पहले देखेंगे, सामाजिक व्यवस्था देखेंगे, सामाजिक हेल्थ देखेंगे, हम नैतिकता देखेंगे, उसके बाद तय करेंगे कि पर्दा अलाउ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना है तो उसकी हर एक लाइन को, हर एक फ्रेज को, हर एक फुल स्टॉप कॉमा को इंटरप्रेट करना पड़ेगा। अब तो कंक्लूजन क्या हुआ इसका, अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन की जो दुहाई देते हैं ना कि अरे हमारे ये राइट है हिजाब पहनना, गलत कहते हैं, क्लास में बिठाओ, उनको आर्टिकल 25 पढ़वाओ और ये जजमेंट्स पढ़वाओ जो कहती हैं ये आपका राइट टू रिलीजन एब्सोल्यूट नहीं है। देखना पड़ेगा जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं। अब एक आदमी है मोहम्मद फाजी, वो गया कोर्ट में, उसने कहा मैं कांस्टेबल हूं और मैं यहां पर अपनी दाढ़ी बढ़ाना चाहता हूं। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कह रहा है तुम दाढ़ी नहीं बढ़ा सकते, मुझे बाहर निकाल देता है। इस्लाम का तो अभिन्न अंग है, ये मेरी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, मुझे दाढ़ी बढ़ानी चाहिए। कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलत, दाढ़ी इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है, कुरान में नहीं लिखा। जो इस्लाम को मानने वाले हैं सब दाढ़ी ही बढ़ाएंगे, कंपल्सरी है, ऐसा भी नहीं है। और भैया छुट्टियों से पहले तुम 10 साल तक यहाँ पर कांस्टेबल रहे हो, तब तो दाढ़ी नहीं थी। अब छुट्टियों में गए, दाढ़ी बढ़ाई, वापस आ गए और कह रहे हो अभिन्न अंग है, ये तो नहीं चलेगा। रहना है तो रहो, नहीं तो रिजाइन करके जाओ। ये हाई कोर्ट में चला, सुप्रीम कोर्ट में चला और आज ये इस्टेब्लिश्ड लॉ है। एक और संस्था गई, सुप्रीम हाई कोर्ट में गई, फिर सुप्रीम कोर्ट में गई, कहते हुए अरे जितने भी ये इलेक्टोरल रोल्स हैं जहां पर हमारे जो वोटर्स की फोटोएं छपती हैं, तो मुस्लिम लड़कियों की फोटो नहीं छपनी चाहिए, ये पर्दानशी लड़कियां हैं सारी। कोर्ट ने कहा अच्छा, कहाँ लिखा है कुरान में कि मुस्लिम लड़कियों की फोटो नहीं छपनी चाहिए? और दुनिया भर में तुमने कहीं भी ऐसा कहा कि भैया मुस्लिम वोटर्स की फोटो मत छापो? हर जगह फोटो छप रही है, हर जगह वो वोट दे रही है, हर जगह उनको सब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, हर जगह वो इस्लाम को फॉलो कर रही है। ये फोटो ना छपना इस्लाम का भिन्न अंग नहीं है। और जो एक जजमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, मोहम्मद हनीफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1958 की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। वो था, कोर्ट में गए, कहा गौ हत्या करना बकर ईद पर ये इस्लाम का अभिन्न पार्ट है। दिस इज फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल मुस्लिम्स, दिस इज एसेंशियल एंड इंटेग्रल टू इस्लाम। कोर्ट सेड नो, कुरान में कहीं नहीं लिखा कि गौ हत्या करना कंपल्सरी है। पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं, गोट भी काटते हैं, कैमल भी काटते हैं, काव भी काटते हैं, कुछ भी काट सकते हैं। तो गौ ही काटना एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है इस्लाम की, हेंस प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 25। ऐसा नहीं है। तो गौ हत्या बकर ईद पर करना फंडामेंटल राइट मुस्लिम्स का इस्लाम में नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस था, फातिमा वर्सेस तास्नीम, स्टेट ऑफ केरला। क्रिश्चियन स्कूल था, वहां मुस्लिम लड़कियां गई, उन्होंने कहा देखो जी हम पूरी स्लीव्स की शर्ट पहनेंगे, हम हेड स्कार्फ पहनेंगे, हमारा रिलीजियस राइट है। हेड स्कार्फ एंड कवरिंग द बॉडी, दिस इज आवर रिलीजियस राइट एंड दिस इज फंडामेंटल टू इस्लाम। ये हमारा एसेंशियल इंटीग्रल रिलीजियस प्रैक्टिस है। कोर्ट ने कहा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और अगर होता भी तो इंडिविजुअल का जो राइट है, इट हैज टू गिव वे टू द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर झगड़ा होता है, जहां दो लोगों की फंडामेंटल राइट्स आपस में झगड़ती हैं, कोर्ट उसको बैलेंस करता है। कोर्ट कहता है कि मेरे रिलीजियस राइट है, मैं बिंदी टीका सब लगाकर जा सकती हूँ क्लासरूम में, उनकी रिलीजियस राइट है वो बुर्का पहन के आ सकती हैं,
हमारे जैन साधुओं की भी राइट हो सकती है, बिना कपड़ों के भी आ सकते हैं। किसी और की राइट हो सकती है, वो कुछ भी पहन के आ सकते हैं वहां पर। यानी हम कक्षा के अंदर, स्कूल के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर तुम्हारी कॉन्फ्लिक्टिंग राइट्स में लड़ाइयां सुलझाते रहेंगे या इंस्टीट्यूशन को भी देखेंगे? तो जहां आपकी इंडिविजुअल राइट्स हो, इट हैज टू गिव वे टू कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द लार्जर पब्लिक। इंस्टीट्यूशन की राइट देखना चाहिए, तुम्हारी इंडिविजुअल राइट नहीं, जो लार्जर इंस्टीट्यूशन की राइट है, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ड्रेस कोड होना चाहिए, सब समान होने चाहिए, सब एक लगने चाहिए, सबको ड्रेस पहनकर स्कूल के प्रति बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए। हम उसको अपहोल्ड करते हैं। तुम्हें प्रॉब्लम है, तुमने हिजाब पहनना है, जहां पहनाते हैं वहां चले जाओ। स्कूल ये मांगेंगे तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे देना इनको, और बिना हिजाब के आना चाहे तो यहाँ आकर बैठ सकते हैं। ये मैं नहीं कह रही, टीना जी को अच्छा लगा, ये मैं नहीं कह रही, ये कोर्ट्स ने कहा है, पर कोई नहीं बोलेगा। हमें हिजाब पहनने का हक है, हमें संविधान देता है। भैया कहाँ देता है, बता तो दो, दिखा तो दो। यही आंदोलन नहीं किया होता, कक्षा में बैठकर अगर पढ़ाई की होती तो ध्यान में आ जाता। अब इसके बाद ये तो हो गया हिजाब की कंट्रोवर्सी। अब मैं कई बार ये सोचती हूँ कि ये हुआ क्या। आज अगर आप देखो कि फंडिंग आ रही, पीएफआई खड़ी है, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी हैं, फंडिंग आ रही है, जमात इस्लामी कह रही है तो अल्लाह अकबर बोल रही, तो 5 लाख दूंगा, बाकी बोलो बाकियों को भी देंगे। सीनियर एडवोकेट्स खड़े हैं, कोर्ट डे टू डे हियरिंग खड़ी है। सब किस लिए खड़े हैं? सब इसलिए नहीं खड़े हैं कि जो मुस्लिम बहनें हैं उनके खिलाफ भेदभाव को समाप्त करना है, नहीं। सब इसलिए नहीं खड़े हैं कि ट्रिपल तलाक को, तलाक 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 3 महीने में जो कहते हो समाप्त करना है, नहीं। हलाला को, इलीगल प्रोस्टिट्यूशन को, कि हस्बैंड ने कहा सब्जी अच्छी नहीं बनी, तलाक, तो उसके बाद ससुर के साथ तू सेक्सुअल एक्टिविटी करेगी, वो तलाक देगा, उसके बाद तेरी शादी हस्बैंड से होगी। इतनी बुराई, लोग इसको खत्म करने के लिए नहीं खड़े। 4 बीवियों के साथ रहना पड़ता है, उसको खत्म करने के लिए भी नहीं खड़े। ये सारी लेफ्टिस्ट इस्लामिस्ट सृष्टि किस लिए खड़ी है? इकोसिस्टम। अरे औरत को बुर्के में रखो, औरत को हिजाब में रखो, और किन औरतों को रखो? क्योंकि अब तक आप देखिए, शाह बानो से शायरा बानो तक ये लड़कियां आगे आई हैं। वो कह रही है ट्रिपल तलाक नहीं चाहिए, हलाला नहीं चाहिए, पॉलीगैमी नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में केसेस फाइल किए, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ कह ही नहीं पाया। सरकार ने भी इनका साथ दिया, उसे क्या हुआ? ट्रिपल तलाक समाप्त हो गया। अभी हलाला की और 4 शादियों वाली पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, डर लगता है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इन बच्चियों का ब्रेन वॉश करो। इस बार ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड नहीं जाएगा, इन लड़कियों को ही कोर्ट में रखो। हाँ हमें बुर्का चाहिए, हाँ हमें निकाब चाहिए। वी आर सो हैप्पी विद द 4 वाइव्स ऑफ आवर हस्बैंड, हमें हलाला में कोई आपत्ति नहीं है। यानी आप सोच सकते हो, मैं कई बार कहती हूँ, जो अफगानिस्तान में, जो सऊदी अरेबिया में जो बच्चियां और लड़कियां तालिबान के खिलाफ खड़ी हैं और वो कहती हैं कि हमें हिजाब में नहीं रहना, हमें निकाब में नहीं रहना, वो कहती होंगी कि हमें तालिबान से डर नहीं लगता साहिब, हमें ये कांग्रेस के लेफ्टिस्ट जिहादी भारत के इकोसिस्टम से डर लगता है। तालिबान को हम फेस कर लेंगे, पर इनकी फंडिंग, इनके एक्टिविटीज, इनके एडवोकेट्स, इनके लॉ पॉइंट्स हम कैसे फेस करेंगे? यानी दुनिया भर के फंडिंग और लोग इकट्ठे हो गए हैं महिला को बुर्के में रखना है। और मैं एक बात और कहती हूं, और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहती हूं, एज एन एडवोकेट जो इन महिलाओं के लिए खड़ी होती है, कोर्ट में केसेस लड़ती है, कि जो 95% महिलाएं हैं जो पढ़ना चाहती हैं, जो आजादी से घूमना चाहती हैं, ये जो कुछ महिलाएं खड़ी हैं, ये उनके लिए भी खतरा है। कल को क्या होगा? जो बुर्के में वो रिस्पेक्टेबल है, उसको सम्मान दो। जो बुर्के में है वो अच्छे घर की है, वो संस्कारित है, उसकी शादी हो सकती है। और जो बिना बुर्के के हैं, कुछ मुल्लाओं ने कहा दे आर प्रोस्टिट्यूट्स। तो वो लड़कियां जो आज मिलिट्री ज्वाइन करना चाहती हैं, पुलिस ज्वाइन करना चाहती हैं, आकाश में उड़ना चाहती हैं, वो पढ़ना चाहती हैं, वो कॉलेज जाना चाहती हैं, वो लॉयर बनना चाहती हैं, वो सीए बनना चाहती हैं, वो बिजनेस वुमन बनना चाहती हैं,
उनके लिए ये जो मुखौटा पहने महिलाएं हैं कट्टरपंथियों के सामने, ये भी उनके लिए एक प्रकार से रिस्क है, ये भी खतरा है। तो दो बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। एक मैंने ट्रिपल तलाक की बात कही, मैं उस समय कोर्ट में लगातार फॉलो कर रही थी। जो बातें ट्रिपल तलाक के लिए कही गई, जो पूरी टूल किट तैयार की गई, एग्जैक्टली वही हिजाब के लिए है। ट्रिपल तलाक में जो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया ना, वो कहा गया ट्रिपल तलाक इज आवर फंडामेंटल राइट, ट्रिपल तलाक इज एसेंशियल एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम, यही बातें कही गई। लेकिन वहां सरकार आई, सरकार ने कहा दिस इज नॉट एन इशू ऑफ मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी, दिस इज नॉट एन इशू ऑफ मुस्लिम वर्सेस हिंदू, दिस इज एन इशू अबाउट पावरफुल मुस्लिम मेन वर्सेस powerless Muslim women, about haves against have-nots, and we stand with the powerless Muslim women. ऐसे कहकर ट्रिपल तलाक को समाप्त किया गया। कि कोर्ट ने कहा कुरान में उसकी कोई सैंक्शन नहीं है, जो उसको पालन करने वाले हैं वो भी उसको बुरा मानते हैं, इसलिए उसको समाप्त किया गया। केंद्र सरकार ने उस पर कानून बनाया। अब जब आदमी कहता है तलाक तलाक तलाक, औरत बोलती है जेल जेल जेल, वो कहता है सॉरी गलती होगी, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। अब इस वायरस की वैक्सीन क्या है, इसका एंटीडोट क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर मैं 1 मिनट में ये बात बताना चाहूं, व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी 135 करोड़ भारतीयों के लिए एक कानून। आपको पता है वैसे एक कानून है, यानी क्रिमिनल लॉ हमारा एक है, वन नेशन वन लॉ। क्रिमिनल लॉ एक है, सिविल लॉ एक है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ एक है, प्रॉपर्टी लॉ एक है, सेल परचेज का लॉ एक है। कोई किसी को मार देता है, हत्या कर देता है, चोरी करता है, धोखाधड़ी करता है, आपराधिक कानून एक है। पैसे के लेन देन का, प्रॉपर्टी के खरीदने बेचने का एक कानून है। सिर्फ जो अलग कानून है वो है जहां महिला को दबा के रखा जाता है, यानी शादी का, तलाक का, बच्चे को गोद लेने का और माँ बाप की संपत्ति में बच्चों को बराबर हक देने का। बस ये अलग है, बाकी सारा कानून एक ही है। वो कहते हैं अरे तुम एक कानून ले आओगे तो यहाँ पर मुस्लिम आइडेंटिटी खतरे में पड़ जाएगी। गोवा घूमने जाते हो ना, हर कोई कहता है हनीमून पे गोवा जाएंगे। गोवा में क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड है, गोवा में एक कानून है, वहां हिंदूज हो, क्रिश्चियंस हो, मुस्लिम्स हो, एक कानून है। वहां मुस्लिम 4 शादियां नहीं कर सकता, वहां वो तलाक 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 नहीं कह सकता, हलाला नहीं कर सकते। वहां पैतृक संपत्ति में लड़के और लड़कियों के लिए बराबर हक होता है। वहां किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब खुश हैं, सब विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए जब बाकी सारे कानूनों में संशोधन हो सकता है, अगर मैं एक महिला हूं और मैं हिंदू हूं तो हिंदू के नाते हमारे कानूनों में संशोधन हो सकता है। 1956 में हुआ ना, 1956 में इंडियन पार्लियामेंट हिंदू कोड बिल लेकर आए। वो 4 लॉज को कोडिफाई किया, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। उससे पहले 1 से ज्यादा शादियां होती थी हिंदुओं में। अब कहा भैया दूसरी शादी करेगा ना जेल में जाएगा, मान लिया हिंदुओं ने। उससे पहले शादी एक संस्कार था। आदमी बोलता था हे भगवान हमारे 7 जन्मों का साथ है, तेरा और मेरा 7 जन्मों का साथ है, ये मेरा पहला जन्म है। औरत बोलती थी मेरा 7वां जन्म है तेरे साथ। तो ये संस्कार था, 7 जन्मों का संस्कार था। यहाँ एंट्री थी, एग्जिट नहीं थी। आज भी डिवोर्स के लिए हिंदू धर्म में कोई शब्द ही नहीं है। तलाक तो उर्दू का शब्द है, हमारे यहाँ डिवोर्स था ही नहीं, पर इंट्रोड्यूस किया गया ना 1956 में। और 2004 तक हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत सेक्शन 6 की अमेंडमेंट की गई और जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें पोता और पोती को सेम अधिकार मिलेगा, ये दिया गया।
हमारे यहाँ आज तक रिफॉर्म किया जा रहा है, बिना पूछे भी कर देते हैं, पर किसी ने आंदोलन नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक करे, रिफॉर्म करे, ठीक कर रहे हो। हमें समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। क्रिश्चियंस की ओर से भी लगातार आवाज उठती है, आप रिफॉर्म करो ना। लेकिन व्हाई दिस टच मी नॉट पॉलिसी टुवर्ड्स मुस्लिम लॉ? वो इसीलिए कि लोग डरते हैं हमारे वोटों का क्या होगा। कोई ये नहीं सोचता उस मुस्लिम महिला का क्या होगा। इसलिए आखिरी एग्जाम्पल दूंगी। मैं अपने कोर्ट में बैठी हुई थी, चेंबर में बैठी हुई थी, तो एक एयर हॉस्टेस मेरे पास आई। देखने में भी एयर हॉस्टेस थी, बॉलीवुड की एक्ट्रेस थी। वो मेरे पास आई और बहुत रुआसी सी, यू नो मैम, माय हस्बैंड, मुझे लगा एक नया केस आया है। मैंने कहा व्हाट हैपेंड, ही इज नॉट गिविंग यू मेंटेनेंस? नो नो, आई अर्न 3 times better than more than him, I maintain him। क्या करती हो? कहते मैं एयर हॉस्टेस हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है? कहते we live together, you know, as husband wife for 1 year। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहते फिर हमारी शादी हो गई। मैंने कहा फिर प्रॉब्लम क्या है? कहता है वो आदमी कहता है कि एक और लड़की को लाकर मेरे साथ मेरे ही घर में रहेगा, 2 room अपार्टमेंट में। मैंने कहा जंगल राज है क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जेल में डाल देंगे बाईगैमी में। उसने कहा मैम यू नेवर आस्क्ड माय नेम। तो मैंने भी एक स्टाइल से बोल दिया शेक्सपियर अंदाज में, व्हाट इज देयर इन नेम? तो कहती है मैम एवरीथिंग इज देयर इन नेम, माय नेम इज तस्नीम खान। अब उसने ऐसा बोला तो मैं चुप थी। भारत का कानून भी चुप था, रूल ऑफ लॉ भी चुप था, कॉन्स्टिट्यूशन भी चुप था, पुलिस भी चुप थी। वो उसकी मदद के लिए नहीं आ सकती थी। तो उसकी आंखों में जो दर्द दिखाना, मानो कह रही हो अपने हस्बैंड को कि तलाक तो दे रहे हो कहर के साथ, मुझे मेरा शबाब भी लौटा दो इस मेहर के साथ। और मानो वो कोर्ट्स को कह रही हो कि ट्रिपल तलाक का केस चल रहा है ना, कि इस बार खता मत कर देना, गलती मत कर देना, कि वह दौर भी देखा है तारीख की इन आंखों ने, कि लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है। और शायद वो इस देश की संसद को कह रही हो कि अब तक असफल रहे हो, टच मी नॉट किया है मेरे प्रति, मेरे लिए जस्टिस और न्याय के प्रति, तो असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, हम सब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए मैं अगर महिला हूं, कोर्ट्स हैव नो बिजनेस टू सी माय रिलीजन। अगर मेरा पति मुझे बाहर फेंकता है तो उसको जेल होनी चाहिए, वो दूसरी शादी करता है उसको जेल होनी चाहिए, वो इलीगल प्रोस्टिट्यूशन के लिए मुझे धकेलता है उसको जेल होनी चाहिए। यही जस्टिस है, यही न्याय है। और जहां तक हिजाब की बात है, जो हिजाब है वो तो आंख पर होता है, और जिसकी आंख में शर्म नहीं है और जो लड़कियों को बुरी नजर से देखता है, हिजाब तो उसको पहनाना चाहिए, उस लड़की को नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।